गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह पेपर थर्ड का यूनिट सेकेंड रेशम कीट पालन या जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं ये रहेगा। देखिए, इस यूनिट में हमें विशेष तौर से पढ़ना क्या क्या है। पहला, रेशम कीट का इतिहास क्या है। उसके पश्चात रेशम कीट की प्रजातियां कौन कौन सी है। उसके पश्चात रेशम कीट में निषेचन किस प्रकार होता है और किस प्रकार धागे का निर्माण होता है, और रेशम कीट उद्योग में कौन सी बीमारियां ऐसी है जो इस उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखिए, रेशम कीट पालन का सबसे पहला जो बेसिक प्रश्न आता है वह हर साल आता है, सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर यह हमारा एक नंबर का प्रश्न लगभग एक साल छोड़ के हर साल आता रहता है। तो देखिए, सेरीकल्चर क्या है कि रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों की जो पालन है उसको हम क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर का मीन क्या है कि रेशम को प्राप्त करने के लिए हम रेशम कीटों का जो पालन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये एक नंबर का प्रश्न है कि रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन और इंग्लिश में कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखिए, अगर इतिहास की बात करूं तो रेशम कीट का जो इतिहास है, अर्थात रेशम को जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह चीन से प्रारंभ हुई है। अगर कहा जाए कि रेशम का जो जनक है, रेशम कीट का जो जनक है वह कौन सा देश है, तो वह चीन है, क्योंकि रेशम का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह चीन से प्रारंभ हुई थी। और इसकी जो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो क्वांटगी एक राज्य है चीन में जो लगभग 16वीं शताब्दी में होता था। उसके राजा लोटजन की, देखिए चीन का एक राजा था 16वीं शताब्दी में, क्वांटगी एक राज्य था, उसके एक राजा था लोटजन। उसकी रानी ने सर्वप्रथम जंगलों के अंदर देखा कि किस प्रकार रेशम कीट विशेष प्रकार के धागे का निर्माण करते हैं, और बाद में उन्होंने इस तरीके को समझा और कुछ रेशम कीट की प्रजातियों को व्यापारिक उद्देश्य के लिए, अर्थात चाइना के अंदर ही, अर्थात जो राजघराना है वो कैसे उसका उपयोग करेगा उसके लिए इन कीटों को पाला। और प्रारंभ में जब रेशम कीट पालन शुरू हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका जो रेशम कीट के जो रेशम है इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ राजा या रानियां जो भी उनके वस्त्र है उसमें ही होता था। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रचार फैलता गया तो कुछ ऐसे गुप्तचर थे जिन्होंने रेशम कीट टेक्नोलॉजी को, अर्थात रेशम के कौन सा कीट है, क्या इसके अंडे की प्रक्रिया होती है, कैसे इसको पाला जाता है, ये कुछ ऐसे गुप्तचर थे जो चाइना में आकर चाइनीज लोगों के साथ रहकर उस प्रक्रिया को समझा और रेशम कीट को चुराकर दूसरे देशों में ले गए और वहां पर उन्होंने इसको पालना जब शुरू किया तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये रेशम कीट पालन विश्वव्यापी हो गया। अब देखिए, विश्वव्यापी हो गया तो यह कीट अब हर जगह पाला जाने लगा। अब देखिए, रेशम कीट की जो प्रजातियां होती है वह लगभग 6 प्रकार की होती है। कहने का मतलब हर प्रजाति में कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो पालतू होती है, कुछ प्रजाति अर्ध पालतू होती है, कुछ प्रजाति को प्राकृतिक आवास में ही पाला जा सकता है। तो इसके पश्चात क्या है, अब सबसे बड़ी विशेषता आती है कि हमने कोकून देखा होगा।
कोकून क्या होता है कि कैटरपिलर जब खाना खाना बंद करता है तो बार बार क्या करता है, उसकी रेशम ग्रंथियां, देखिए अपनी लार ग्रंथियां होती है, वह क्या करती है, लार का स्रावन करती है। वैसे ही इन रेशम कीट के अंदर एक रेशम ग्रंथि होती है जो लार ग्रंथि का ही रूपांतरण होती है, अर्थात जैसे हमारे शरीर में लार ग्रंथि होती है वैसे ही ये रेशम ग्रंथि होती है। ये क्या करती है, एक रेशम का स्रावन करती है। प्रारंभ में ही ये रेशम बहुत चिकना और मुलायम होता है। अब ये बार बार कोकून का निर्माण करती है, अर्थात बार बार घूमती रहती है, बार बार घूमती रहती है। तो ये धागा क्या है, प्रारंभ में तो मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे ये वायु के संपर्क में आता है ये कोकून बहुत कड़क हो जाता है। और कहा यह जाता है इस कोकून के जो प्रारंभिक धागे होते हैं वह सही नहीं होते, लेकिन कुछ समय पर, कुछ टाइम बाद के जो धागे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। और एक अनुमान लगाया जाता है कि इन कोकून से अगर धागों को सही तरीके से प्राप्त करें तो ये धागे लगभग 200 मीटर लंबे तक प्राप्त किए गए हैं। अर्थात कुछ कीटों की कुछ प्रजातियों में 200 मीटर तक लंबे धागे प्राप्त किए गए। अब इन धागों का रंग प्रजातियों के अनुसार अलग होता है, कुछ में सफेद होता है, कुछ में पीला होता है, जबकि कुछ प्रजातियों में इस धागे का रंग भूरा होता है। अब देखिए रेशम कीट पालन में आजकल जो व्यापारिक उद्देश्य उसमें क्या होता है कि रेशम कीट पालन को प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास में पाला जाता है और उनका व्यापारिक उद्देश्य से रेशम को प्राप्त किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा रेशम कीट की प्रजाति, अर्थात रेशम कीट की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती है, वो क्या भोजन ग्रहण करती है। ये हमारा एक 3.5 का प्रश्न भी आ रखा है कि रेशम कीट की प्रजातियां और उसके पश्चात उसका निषेचन किस प्रकार है, ये 3.5 का एक प्रश्न भी आ रखा है जिसको अब अपन करते हैं। पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट की जातियां। और सबसे पहला जो कॉमन नाम है वो है बॉम्बिक्स मोराई। आपने सुना ही होगा बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। और आप इसे बॉम्बिक्स मोराई या इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है शहतूत का रेशम कीट, शहतूत का रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई या शहतूत का रेशम कीट। अब इसकी जो सदस्य है ये क्या है, यह बॉम्बिसिडी, यह बॉम्बिसिडी कुल का क्या है, सदस्य है। सबसे पहली विशेषता क्या है, यह बॉम्बिसिडी कुल का सदस्य है। अब देखिए यहां पर शहतूत के रेशम कीट में दो कुल सबसे ज्यादा चलते हैं, एक तो चलता है बॉम्बिसिडी, एक चलता है सैटर्निडी। पहला अपन बॉम्बिसिडी का एग्जांपल ले रहे हैं, जो अगला अपन लेंगे टसर का वह सैटर्निडी कुल का सदस्य होता है। तो यह बॉम्बिसिडी कुल का सदस्य होता है और इसकी जो मातृभूमि है, कहने का मतलब इसका जो प्रारंभिक जन्म कहा जाता है जहां से इसको प्राप्त किया गया वह मातृभूमि इसकी चीन है, इसकी मातृभूमि चीन है। लेकिन चूंकि मैंने बताया पहले भी कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए इस कीट को चोरी करके या इसकी जो प्रक्रियाओं को दूसरे देशों में ले जाके इनको पाला गया, इसीलिए मातृभूमि तो चीन है लेकिन व्यापारिक उद्देश्य के लिए ये विश्व के सभी देश जैसे भारत कह सकते हैं, श्रीलंका है, जापान है, मलेशिया है या और भी देशों में इसको पाला जाता है। तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसे भारत, श्रीलंका, मलेशिया, जापान, देखिए विश्वव्यापी है तो बहुत सारे देश है, तो मैं दो चार नाम लिख रहा हूं, कॉमन अपन एशिया महाद्वीप के आदि देशों में पाला जाता है, आदि देशों में पाला जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसकी जो
इल्ली होती है वो शहतूत की पत्तियों को खाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि शहतूत की रेशम कीट है, इसीलिए इसकी जो इल्ली होती है वह शहतूत की पत्तियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको खाती है, इसीलिए इसको शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। वह दूसरी कोई भी पत्तियों को नहीं खाती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए हम इसको शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी इल्ली भोजन के रूप में शहतूत की पत्तियों को खाती है। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए इसको हम शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। और लास्ट सबसे बड़ी विशेषता, इससे जो धागा प्राप्त होता है वह सफेद या पीले रंग का ही होता है। तो मैंने 3 बताए थे, सफेद, पीला या भूरा। तो इससे हम कौन सा धागा प्राप्त कर रहे हैं, सफेद और पीला। तो इससे सफेद एवं पीले रंग का धागा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, वापस रिवाइज कर रहा हूं, शहतूत रेशम कीट की जो पहली प्रजाति है जिसका जूलॉजिकल नेम है बॉम्बिक्स मोराई, हिंदी में कहते हैं, अगर कॉमन भाषा की बात करें तो कहते हैं शहतूत का रेशम कीट। देखिए, यह बॉम्बिसिडी कुल का सदस्य है। इसकी मातृभूमि जो है वो चीन है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसे भारत, श्रीलंका, मलेशिया, जापान और भी कई देशों में इसको पाला जाता है। नेक्स्ट, यह जो इल्ली होती है वह भोजन के रूप में शहतूत की पत्तियों को ही ग्रहण करती है, इसीलिए इसका जो नाम है वह क्या है, शहतूत का रेशम कीट। अब नेक्स्ट, इसका जो धागा होता है वह सफेद और पीले रंग का इससे धागा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, सबसे लास्ट जो पॉइंट है इसका, कि इसे प्राकृतिक आवास और कृत्रिम आवास दोनों जगह पाला जाता है। अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी स्थान पर शहतूत की पत्तियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां इस रेशम कीट को पाला जा सकता है। इसके लिए यह परिस्थितियां जरूरी नहीं है कि इसे केवल जंगल में ही पाला जाए, जहां शहतूत की पत्तियां अवेलेबल है ताजी। अब ध्यान रखना, शहतूत की पत्तियां का मतलब ताजी पत्तियां होनी चाहिए, ये उसी को ग्रहण करता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये था पहला हमारा केस, बॉम्बिक्स मोराई। दूसरा है, जो दूसरा कीट होता है वह होता है एंथेरिया पैफिया। देखिए, आपको जूलॉजिकल नेम याद जरूर रखना है। दूसरा नाम जो क्या है वह है एंथेरिया पैफिया। पहला क्या था, बॉम्बिक्स मोराई, दूसरा क्या है, एंथेरिया पैफिया, और इसे क्या कहते हैं, टसर का रेशम कीट। देखिए, हमारे कई बार छोटे प्रश्न एक नंबर के वो इन्हीं से निकल जाते हैं कि भाई टसर के रेशम कीट का जूलॉजिकल नेम बताइए या शहतूत के रेशम कीट का जूलॉजिकल नेम बताइए। तो हमें यह याद होना चाहिए कि इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, एंथेरिया पैफिया। अब देखिए, यह सैटर्निडी कुल का, देखिए वो बॉम्बिसिडी कुल का सदस्य था, यह सैटर्निडी कुल का, तो पहला पॉइंट क्या है, यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। अब देखिए, दो ही कुल हम विशेष पढ़ रहे हैं, बॉम्बिसिडी और सैटर्निडी। तो बॉम्बिसिडी का तो था पहला शहतूत का रेशम कीट, दूसरा क्या है, सैटर्निडी एंथेरिया पैफिया, यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। और यह मुख्य रूप से विशेष तौर से एशिया महाद्वीप की बात करूं अगर, तो भारत, चीन और श्रीलंका में ही पाया जाता है। तो यह कीट भारत, चीन, श्रीलंका, एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं, भारत, चीन, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है।
नेक्स्ट इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो इसकी इल्ली होती है वह बेर, अपन ने बेर सुना ही होगा, बेर, अंजीर आदि की पत्तियों को, अर्थात बेर और अंजीर की पत्तियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो इनकी इल्ली बेर, अंजीर आदि पत्तियों को ही, आदि पौधे की पत्तियों को ही, आदि पौधे की पत्तियों को ही खाती है। वहां से शहतूत की पत्तियां थी, यहाँ क्या है, बेर और अंजीर आदि पौधे की पत्तियों को ही यह खाती है। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह एक जंगली प्रजाति है, इसका प्राकृतिक आवास में ही इसका पालन पोषण किया, जैसा कहने का मतलब इसे हम कृत्रिम आवास में इस प्रजाति को हम नहीं पाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जंगली प्रजाति है और इसे प्राकृतिक आवास में ही पाला जाता है। अर्थात इनका अगर पालन पोषण करना है तो इसके लिए जो इसका पालन पोषण करते हैं वो लोग जंगल में ही जाकर इनसे रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट, यह जंगली प्रजाति है। नेक्स्ट, इन्हें प्राकृतिक आवास में ही पाला जाता है। प्राकृतिक आवास में ही इनको पाला जाता है और इन्हें कृत्रिम आवास में पाला नहीं जा सकता। और ये कहा जाता है कि इनसे जो विशेष प्रकार का जो धागा है वह भूरे रंग का, इनसे भूरे रंग का जो धागा है वह प्राप्त किया जाता है। और इनके जो कोकून का आकार है, इनके कोकून का आकार है, जो मिस कैटरपिलर जब कोकून बनाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनके कोकून का जो आकार होता है वह एक मुर्गी के अंडे के समान होता है। इसीलिए इनके जो कोकून का जो आकार माना जाता है वह मुर्गी के अंडे के समान माना जाता है। तो वापस रिवाइज करो, सेकंड कौन सा है, एंथेरिया पैफिया। क्या क्या विशेषता है, इसको तसर का रेशम कीट कहते हैं। यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह कीट भारत, चीन, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। इसकी इल्ली बेर, अंजीर आदि पौधे की पत्तियों खाती है। यह एक जंगली प्रजाति है जिसे प्राकृतिक आवास में पाला जाता है। और नेक्स्ट, इससे जो धागा प्राप्त कर रहे हैं वह भूरे रंग का होता है। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, इससे हम धागा जो प्राप्त कर रहे हैं वह कैसे रंग का है, वह भूरे रंग का प्राप्त कर, क्योंकि इससे पहले का जो हमने प्राप्त किया था वह था पीला और सफेद, इससे हम भूरे रंग का धागा प्राप्त कर रहे हैं। अब तीसरी जो प्रजाति है, अब हम उसको पढ़ते हैं। तीसरी जो प्रजाति है वह है ओक रेशम कीट। ओक रेशम कीट। अब देखिए, ओक रेशम कीट और इसका जूलॉजिकल नेम है एंथेरिया पेरनी, और कई जगह इसको एंथेरिया पेरिनी भी कहते हैं। और यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। और अगर भारत की बात, और सॉरी, अगर मैं एशिया की बात करूं तो यह दो ही देशों में पाया जाता है। पहला देश है जापान और दूसरा है चीन। क्योंकि देखिए, रेशम कीट जब भी आप पढ़ेंगे तो चीन का नाम सबसे आगे ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह कीट सबसे ज्यादा जो है चीन और जापान में पाया जाता है। तो यह कीट चीन और जापान में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, यह कीट है यह भारत में नहीं पाया जाता। और इससे भी क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाला सफेद रंग का और पीले रंग का, इससे उच्च गुणवत्ता वाला रेशम कीट प्राप्त किया जाता है। तो इससे उच्च गुणवत्ता वाला रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है।
तो अभी हमने तीसरा इसका प्रकार पढ़ा ओक रेशम कीट, एंथेरिया पेरनी, यह भी सैटर्निडी कुल का सदस्य है। यह कीट चीन और जापान में पाया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाला रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। और अगर उसको रंग की बात करें तो उसका जो रंग होगा वह पीला या सफेद होता है। और विशेष तौर से ये जो कुछ विशेष पोर्शन में अगर बात करें कि वर्तमान में अगर मैं इसकी बात करूं आज के समय में, तो आज के समय में इसको नेपाल की जो हिमालय की पहाड़ियां, काठमांडू जो क्षेत्र है, वहां भी इस कीट को प्राकृतिक आवास में इसको पाला जा रहा है। तो ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हमारा जो चौथा टाइप है वह है मूंगा रेशम कीट। और नाम है एंथेरिया असामा। अब देखिए एंथेरिया आ गया तो आपको पता है इसका कुल कौन सा होगा, इसका कुल है सैटर्निडी। तो पहला पॉइंट क्या है, यह सैटर्निडी, यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है, यह सैटर्निडी कुल का सदस्य है। और अगर भारत की बात करूं तो भारत में ये कहां पाया जाएगा, तो यह भारत में असम क्षेत्र में, क्योंकि असम जो शब्द है असम लिखा हुआ है, यह भारत में असम क्षेत्र में, असम क्षेत्र में, यह भारत में असम क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए दूसरी, अब देखिए अब मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो प्राकृतिक आवास में रहेंगे, कुछ को हम कृत्रिम आवास में पाला जाते हैं, जबकि यह अर्धपालतू अर्थात अर्ध आदि पालतू जाति है, अर्थात कुछ सदस्य तो इसको पाला जा सकता है लेकिन कई बार ये इनको नहीं भी पाला जाता, इसीलिए ध्यान रखना यह अर्धपालतू जाति है, अर्धपालतू जाति है। अर्थात इसके जो रेशम कीट होते हैं वो क्या है, अर्धपालतू जाति है। और ये जो पौधा होता है, ये जो इल्ली होती है वह मैचिलस नामक, ये ध्यान रखना असम में पाया जाता है, विशेष पौधा है। यह मैचिलस नामक पौधे की पत्तियों को खाती है। ये मैचिलस जो पौधा है यह केवल असम जैसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, इसीलिए मैचिलस नामक पौधे की पत्तियों को ही खाती है। तो आज हमने 4 टाइप्स पढ़ ली रेशम कीट के। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।